नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ के बारे में। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम मंथली मैगजीन में जो समसामयिकी के आपके क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के MCQ होते हैं, उनको यहाँ पर कवर करते हैं हर महीने के। आज के वीडियो में हम इस महीने की 3 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, एक आपकी प्रतियोगिता दर्पण, दूसरी सक्सेस मिरर और इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान दर्पण, इन तीनों जो लेटेस्ट मैगजीन है, इनके जो समसामयिकी के क्वेश्चन हैं उनको यहां पर हम कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में इनके MCQs को हम देखेंगे करंट अफेयर्स के। पहला पार्ट आज होगा जिसमें हम 35 क्वेश्चंस को देखेंगे और सेकंड पार्ट को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, क्योंकि हम हर महीने के जो आपके करंट अफेयर्स के समसामयिकी के प्रश्न होते हैं उनको कवर करते हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहे बेली और बोमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा है बेली और बोमन। देखिए, भारत की एक डॉक्यूमेंट्री जिसने ऑस्कर में जाकर अवार्ड जीता, उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर और इसी से संबंधित है बेली और बोमन। ये कहानी एक हाथी के ऊपर है, तो उसमें जो दंपत्ति है, महावत दंपत्ति, उनके नाम है बेली और बोमन। तो ये किससे संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर, उससे संबंधित है इन दोनों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों की आबादी कितनी है। तो देखिए, ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो नया डाटा 2023 में ही जारी किया गया है और इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है? 3167 है। ठीक है, हालांकि अभी डिटेल्ड आंकड़े जारी नहीं किए गए कि किस राज्य में कितने हैं, केवल इतना बताया गया टोटल बाघों की संख्या भारत में कितनी है 2022 में, तो वो रही है 3167। ये डाटा 2023 में ही जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं यहां पर। पहला, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? आप बताएंगे 1973 में। दूसरा, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, हर बार इसको लेकर कंफ्यूजन होता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसको शुरू कब किया गया। 1973 तो सबको पता है, 1 अप्रैल है या 1 नवंबर है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया, 1 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बाघ संरक्षित क्षेत्र के दायरे में लगभग 53 बाघ अभयारण्य हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? आपके 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तीसरा, 1972 में भारत में केवल 1411 बाघ बचे थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 3167 हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहां पर आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कितने सारे क्वेश्चन आपके एक सिंगल क्वेश्चन से बने। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, टाइगर को नेशनल एनिमल कब घोषित किया गया, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं अभी, टाइगर रिजर्व हैं अभी भारत के अंदर, और बाघों की संख्या। निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो किस पार्टी की जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वाला दर्जा था उसको वापस ले लिया? ये लिया है TMC का, ये लिया है NCP का और ये लिया है CPI का। इन तीनों का जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और किस पार्टी को मिला था? अभी आम आदमी पार्टी को मिला है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर आपके सही हो जाएंगे। चारों पर टिक मत करना। BSP अभी भी एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, जो पहला, दूसरा, तीसरा है इनका दर्जा खत्म कर दिया गया है। 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार
भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन है इनमें से जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है? कौन है? सही आंसर है आपका सीपीआई। अभी हमने देखा इसका दर्जा खत्म कर दिया है। सीपीएम नेशनल पार्टी है, बीएसपी अभी भी है, आम आदमी पार्टी नई नेशनल पार्टी बनी है। सीपीआई का दर्जा, इसके साथ साथ एनसीपी का और टीएमसी का दर्जा खत्म हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो देखिए वाइब्रेंट होगा यहां पर, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से करी है। ठीक है, किबुतु भारत का सबसे पूर्वी गांव है आपका। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर स्थित है? तो देखिए भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा बना है? ये बना है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी, हुबली, कर्नाटक। ये जो रेलवे स्टेशन है इसको हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और अब ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1507 मीटर इसका प्लेटफॉर्म लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादों के दो प्रमुख ब्रांड अमूल और नंदनी के बीच विवाद हालिया दिनों में भारत में उत्पन्न हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको यहां पर काट दीजिएगा। हालिया दिनों में भारत में उत्पन्न हो गया। नंदनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? तो नंदनी जो ब्रांड है ये किस राज्य का है? ये आपके कर्नाटक का है। काफी ज्यादा चर्चा में रहा था नंदनी वर्सेस अमूल। आपका अमूल गुजरात का ब्रांड और नंदनी आपके कर्नाटक का ब्रांड है। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो देखिए जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय है इसका पहला विदेशी परिसर खोला गया है। ठीक है, भारत के बाहर, और यह खोला गया है युगांडा के जिंजा शहर में। अगला है हमारा प्रत्यक्ष कर संग्रह की धनराशि के बढ़ते क्रम में वर्ष 2021-22 में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? यानी किस राज्य ने सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स संग्रहित किया है? प्रत्यक्ष कर वाले राज्य कौन कौन है? सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है दिल्ली का, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो प्रत्यक्ष कर संग्रह की धनराशि में राज्यों का क्रम बताना था, ये इनका क्रम है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, फिर बंगाल का और फिर यूपी का आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए इन स्टेटमेंट को यहां पर देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी पहल है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। 19 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार इस योजना के 48.42 करोड़ खातों में 1,99,341 करोड़ रुपए जमा थे। तो ये वाला भी आपका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन बन जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने खाते हैं 19 अप्रैल 2023 तक? आप बताएंगे इतने। इन खातों में कितना रुपए है? इतना रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस योजना में संचालित खातों में लगभग 50 करोड़ रुपए जमा किए गए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। योजना के अंतर्गत सर्वाधिक धनराशि सरकारी बैंकों में और उसके बाद निजी बैंकों में जमा की गई। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। चारों स्टेटमेंट आपके यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में निम्नलिखित शहरों का कौन सा क्रम सही है? फिर से अब ऊपर हमने राज्यों को लगाया, अब आपको यहां पर शहरों को लगाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टैक्स कहां हुआ है? सबसे ज्यादा टैक्स हुआ है आपके मुंबई में। मुंबई के बाद आता है आपका दिल्ली आता है। तो पहला स्थान मुंबई, इसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है। ठीक है, दिल्ली का। इसके बाद कौन आता है? दिल्ली के बाद आता है बेंगलुरु यानी चौथा। उसके बाद आता है आपका चेन्नई यानी पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ये आपका सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चेन्नई के बाद आता है आपका हैदराबाद, यानी यहां पर हो जाएगा ये पांचवा।
ये इनका सही क्रम है जो आपको याद रखना है। ZY19489 क्या है? तो देखिए ZY19489 यह मलेरिया रोधी दवा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए ये पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन था जिसका आयोजन 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पहला बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स यानी मोटा अनाज संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। भारत के किस राज्य में श्री अन्न यानी मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पन्न कहां होता है? इनका उत्पादन राजस्थान में होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहां स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। फोर्ब्स की अरबपतियों की वर्ष 2023 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को सबसे धनी भारतीय बताया गया है। इस सूची के अनुसार दूसरे सबसे धनी भारतीय कौन है? तो फोर्ब्स की 2023 की जो सूची आई है उसमें सबसे ज्यादा अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? जो 2023 की सूची आई है इसमें सबसे अमीर भारतीय महिला का नाम पूछा गया है। इनका नाम है सावित्री जिंदल। जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं और ये विश्व की 94 नंबर की, भारत की 6 नंबर की और भारत में पहले नंबर की महिला अमीर हैं, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत में सर्वाधिक मूल्य के निर्यात निम्नलिखित में से किसके रहे हैं? तो भारत ने जो सबसे ज्यादा निर्यात किया है वो क्या किया? तो भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात इंजीनियरिंग का सामान किया है। ऑप्शन बी। 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा पूर्व अनुमान है? तो आरबीआई के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? ये रहेगी 6.5%। ऑप्शन ए। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत के कुल निर्यात लगभग कितना रहा? तो भारत का जो कुल निर्यात रहा ये आपका 770 अरब डॉलर का रहा। भारत की नई विदेश नीति जो 2023 में आई है इसके अनुसार 2030 तक भारत के कुल निर्यात कितने प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 2030 तक भारत का कुल निर्यात 2000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है नई विदेश व्यापार नीति के तहत। अभी कितना था? अभी 770 अरब डॉलर है जो हमने ऊपर देखा। 2030 तक इसे 2000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे नंबर अर्थव्यवस्था को लेकर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर बाह्य ऋण कितना था? तो भारत पर बाहरी लोन कितना था? 613 अरब डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष मार्च 2023 के अंत में लगभग कितनी राशि का था? यानी जो भारत का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है वो कितना था? वो था $578 मार्च 23 के अंत में। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स की दृष्टि से लॉजिस्टिक निष्पादन के मामले में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो एक और इंडेक्स आया लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स। इसमें टोटल 139 देशों को रैंक दी गई जिसमें भारत 38वें नंबर पर स्थित था। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो कई बार हमने इसको क्वेश्चन को कवर किया है। भारत में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पहली बार बंगलुरु में खोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर बी होगा वैसे, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अमेरिका के साथ भारत ने 2022-23 में 128.5 बिलियन डॉलर का व्यापार यहां पर किया। पिछले साल के मुकाबले ये लगभग आपके 7.5% ज्यादा था, ठीक है।
भारत के किस शहर में वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है? तो वाटर मेट्रो सेवा इसकी शुरुआत कोच्चि में करी गई है, यानी केरल में की गई है। ठीक है। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? देखिए, वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोच्चि बताएंगे, ठीक है, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तब आप कोलकाता आंसर करेंगे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। वाटर मेट्रो कोच्चि, अंडर वाटर मेट्रो आप बताएंगे कोलकाता। ठीक है। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 2023 में शतक लगाने वाला पहला भारतीय और पहला खिलाड़ी, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। आईपीएल 2023 में जो पहला शतक लगाया था वो हैरी ब्रूक ने लगाया था, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है पहला भारतीय खिलाड़ी। सही आंसर है वेंकटेश अय्यर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहला खिलाड़ी का नाम पूछेगा हैरी ब्रूक और पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछेगा वेंकटेश अय्यर। ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने जाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो देखिए, 2023 में आपकी वुमेन्स जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई। इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की 4 जो बॉक्सर्स थी महिला, उन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीते। इन 4 महिलाओं के नाम थे निखत जरीन, नीतू घनघास, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इन चारों ने जीता। जो निखत जरीन है ये इनका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल था। तो एक से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है निखत जरीन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 4 मेडल मिले गोल्ड, स्वीटी बोरा को भी मिला, लवलीना को भी मिला, इनको भी मिला और साथ में नीतू घनघास को भी मिला। लेकिन एक से ज्यादा जीतने वाली कौन बनी है? निखत जरीन बनी है दूसरी महिला। इनसे पहले किसने जीते हैं? इनसे पहले मैरी कॉम ने जीते हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो देखिए, अपने सारे परमाणु रिएक्टरों को 2002 के बाद से लगातार बंद करते आ रहा है एक देश, और उसने अब जो आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर उसके देश में बचे हुए थे उनको भी बंद कर दिया। देश का नाम है जर्मनी। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर होगा। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो व्हील्स ऑन वेब यह एक ऑनलाइन रिटेल्स प्लेटफॉर्म है और इसको लॉन्च किया है टोयोटा ने। ऑप्शन ए सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। ये वाले क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं। पूरी बुक जो तीनों बुक्स हैं हमारी जिनके हम समसामयिकी के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, ये टोटल क्वेश्चन आपके लगभग 120 से 130 के करीब हैं, लेकिन हम सिलेक्टेड 70 क्वेश्चंस को ही यहां पर देखेंगे। आज हमने 35 क्वेश्चंस को देखा। अगले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर्स का ये हमारा जो वीडियो है और हमारी जो ये सीरीज है जिसमें हम हर महीने की जो आपकी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं उनके समसामयिकी के एमसीक्यूज को और सिलेक्टेड एमसीक्यूज को यहां पर कवर कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।